हेलो, आज ऐसा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कि जिससे कम से कम 2 अंक तो आपके आरआरबी एलपी में CBT 1 CBT 2 और फिर जेई वगैरह के भी 2 अंक मान लीजिए साइंस के क्वेश्चन से। यह टॉपिक है फोर्स। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि बल में समीकरण यफ बराबर है। बल में समीकरण भाई यफ बराबर होता है यम ए, जहाँ यम द्रव्यमान होता है और ए त्वरण होता है। आपको साथ साथ बताते चलें, त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर होती है। तो आप यह भी ज्ञात कर लीजिएगा कि त्वरण का जो सूत्र होता है v/t होता है। v जहाँ होता है वेग। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? भाई न्यूटन का प्रथम नियम यह बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थित रहेगी, गति है तो गतिशील रहेगी, उसे जड़त्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, वह बल है। सी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? भाई प्रकृति में जड़त्व अकेले रह सकता है एक फिक्स जगह पे। कैसे? उसकी प्रकृति यह होती है कि वो अपनी स्थिति को बदलता नहीं। संवेग अकेले रह सकता है लेकिन बल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि बल के लिए क्या है कि दो चीज़ों का होना जरूरी है। बल अकेले आप नहीं लगा सकते किसी में, बल दो चीज़ होनी जरूरी है, क्योंकि तभी एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे, बिना एक दूसरे के बल नहीं लग सकता। तो बल ऑप्शन बी सही है। फिर एक क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में भी है। खाली स्थान प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। भाई प्रकृति में अकेले बल नहीं होता। यह एएलपी जेई सब जगह आया है, एनटीपीसी में भी आया है। आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? सेम प्रश्न है, बल। फिर अगला प्रश्न देखिए, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो कौन सा कथन लागू होगा? भाई आप जानते हैं कि यह बराबर यम ए होता है। तो बल कितना है? 10 न्यूटन। और फिर यम का मान 10 किग्रा है और ए का मान नहीं दिया है। अब देखिए, निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। गति का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सूत्र में क्या है? त्वरण है। निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। 10 मीटर कैसे कर सकता है भाई? ए बराबर तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन से, निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि 1 सेकंड जब बटे के नीचे है ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे -2 हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर प्रश्न संख्या 6 देखिए, 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। क्या दिया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब त्वरण दिया है, 20 किग्रा मतलब कि द्रव्यमान दिया है। अब यफ का मान ज्ञात करना है। यफ का मान कैसे ज्ञात करेंगे? 20 × 4 कितना हो गया आपका? 80 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको हमने क्या बताया था कि त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर होता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर होता है। अब देखिए कि अब सूत्र यह है त्वरण का। अब उसके बाद हम बल का यहाँ मान पूछा है, तो बल के लिए क्या होता है? यफ बराबर यम ए होता है। यम का मान मल्टीप्लाइड बाई ए का मान v2 - v1/t। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी में आया है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यम का मान कितना है? 5 kg। v2 का मान कितना है? 8 माइनस v1 का मान कितना है? 6 ब्रैकेट बंद। t का मान कितना है? 2 सेकेंड। अब यहाँ से आप देखेंगे 8 में से 6 गया तो बचा 2, 2 से 2 कट गया, तो टोटल कितना आया? 5 न्यूटन। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8 देखिए आप, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण है। अब यहाँ बल का परिमाण सेम ऊपर वाला फार्मूला है, यह बराबर यम इंटू ए
फिर यम, फिर V2 माइनस V1/T। अब यम का मान आप कितना रखते हैं यहाँ पे 100 kg, V2 का मान 17 माइनस V1 का मान 5, T का मान कितना है 6 सेकेंड। 17 में से 5 गया भाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ 2 गया 200 न्यूटन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पास्कल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन न्यूटन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि बस 200 देख के टिक कर देना है। तो 8वां का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं। भाई यह पिंड मान लिया, अब इधर भी बल F लग रहा है, इधर भी बल F लग रहा है, तो पिंड पर प्रयुक्त होने बल वाला कुल बल 0 होगा। कैसे 0 होगा भाई, जब आप टोटल फोर्स निकालते हैं किसी पिंड पर तो F2 माइनस F1 निकालते हैं, तो F2 भी F है और F1 भी F है, तो टोटल कितना हो जाता है 0। तो ऑप्शन डी सही है। ग्रुप डी का प्रश्न है, लेकिन इस बार आएगा टेक्नीशियन के एग्जाम में भी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। बेसिकली यह साइंस के संवेग टॉपिक का क्वेश्चन है। संवेग के विषय में हम बता दें आप लोगों को कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के बराबर होती है, फोर्स होता है। तो अब संवेग का जो सूत्र होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग हिंदी में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं v क्या है, वेग है, और m क्या है, द्रव्यमान है। तो अब इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर भी निर्भर करता है, यह भी बिल्कुल सही है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है। भाई वेग पर निर्भर करता है लेकिन आयतन पर नहीं। गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, वेग पर भी निर्भर करता है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही कौन सा है, क्योंकि संवेग बराबर यम इंटू भी होता है, तो जिसमें दोनों हैं तो दोनों किस में है, बी में सही हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है। भाई आप लोग देखते हैं कि टक्कर दो तरीके से होती है, कोई प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ का मतलब यह होता है कि इलास्टिक कोलिजन, और अप्रत्यास्थ का मतलब होता है इन इलास्टिक कोलिजन। थोड़ा सा आपको प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ के विषय में बता दें। प्रत्यास्थ टक्कर जब होगा तो इसमें क्या है कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। मतलब कि मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं होता है और एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता है। और जब अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो इसमें क्या है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है हमेशा, लेकिन इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो पाता है। इस स्टेटमेंट को भी इम्पॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। ये RRB JEE CBT 2 के क्वेश्चन हैं, ALP CBT 2 के क्वेश्चन हैं, और जो लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब क्या है कि प्रत्यास्थ के विषय में यह भी ध्यान होता है कि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है, उसके क्वेश्चन आते नहीं हैं तो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। भाई संवेग तो कभी परिवर्तित ही नहीं होता, तो इसी से गलत मान लेना। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन बी सही है। संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग हमेशा ध्यान देना कि संवेग संरक्षित रहता है चाहे कैसा भी टक्कर हो। फिर ऑप्शन डी देखिए, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं, यह प्रत्यास्थ में होता है, अप्रत्यास्थ में नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग भाई P बराबर यम भी, द्रव्यमान और वेग मान लो, वेग हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन लेना, वेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसमें है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो, कितना अच्छा प्रश्न है, ग्रुप डी का है, लेकिन यह ALP टेक्नीशियन में आने के 100% चांसेस रहते हैं। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा क्या है। मान लीजिए पहले वेग क्या है, v1, पहली स्थिति में v था लेकिन दूसरी स्थिति में 2v, 2 गुना किया गया है ना, तो 2v। अब पहले हम मान लीजिए कि क्या है, संवेग कितना है, m1v1, तो m1v1 का मतलब होता है m इंटू v, p1 हो गया आपका mv। और अगर हम बात करें अब दूसरी स्थिति में p2 की, तो m2 इंटू v2, भाई द्रव्यमान तो सेम रहेगा, m हो गया, v2 कितना हो गया 2v, तो
तो अब इसको दोनों को गुणा करेंगे 2mv। अब mv का मान कितना है कि p1, तो p2 बराबर क्या होता है 2p1। तो आपको मालूम हो गया कि संवेग में भी 2 गुना का वृद्धि होगा। अब बारी आती है इसमें गतिज ऊर्जा भी सारे ऑप्शन में है, तो अब हम गतिज ऊर्जा को डील करते हैं। तो गतिज ऊर्जा को डील करने के लिए देखिए आप लोगों को हम बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र यह है कि हाफ mv²। अगर पहले से आपको मालूम था तो कमेंट में लिखिएगा यस कि हमको काइनेटिक एनर्जी मालूम थी। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हाफ mv²। अब यहाँ दो केस है तो हम लोग ke1 लिखेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेज में हाफ m1v1²। तो हाफ फिर m1 का मान m, v1 का मान v, तो हाफ mv² हो गया। अब हम दूसरे केस के लिए देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। दूसरे केस के लिए देखिए तो ke2 हाफ m2v2²। लेकिन द्रव्यमान तो सेम केस है तो भिन्न रहेगा नहीं, एक ही रहेगा। तो हाफ mv का मान कितना है 2v है v2 का मान, तो हाफ इंटू 4mv², क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम 4 इंटू हाफ mv² लिख सकते हैं। तो 4 इंटू ke1 इतना बराबर आपका ke1 है। तो द्रव्यमान कितना गुना, गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगी 4 गुना। तो प्रश्न संख्या 13 का ए ऑप्शन सही है, आप लोग आंसर टिक कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 के लिए। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि राकेट, भाई राकेट का बहुत क्वेश्चन आता है। राकेट खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एकदम दिमाग नहीं लगाना आप लोग, जहां राकेट और संरक्षण दिखे तहां आप लोग संवेग टिक करना आंख बंद करके। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा है 0.01 kg द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किग्रा वजन की बंदूक से दागा जाता है। भाई गोली का वजन कितना है 0.01 और बंदूक का वजन कितना है आपका 5 kg, 5.0 kg। अब इसमें क्या है, यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड है, यह कितने मीटर पर सेकेंड से जा रही है 250 मीटर पर सेकेंड से। बंदूक भी तो भाई रिकॉइल फोर्स इस पे लगेगा, आप लोग जानती हो ना कि जब गोली इधर भागेगी तो बंदूक पीछे की तरफ हटती है, इसीलिए कंधे से रख के बंदूक को चलाया जाता है ताकि फोर्स कम से कम लगे। तो अब देखिए क्या है, तो इसका भी क्या है, यह v2 ज्ञात करना है। आपको मालूम है कि जब दो चीज़ों में क्या है टक्कर होती है तो क्या करना होता है, आपको संवेग संरक्षित रहता है। हम क्या करेंगे m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0 रखेंगे। m1 का मान कितना है 0.01, v1 का मान कितना है 250। क्यों, क्योंकि यह गोली है तो गोली का आप लोग देख सकते हैं। और प्लस बंदूक का कितना है 5.0, v2 क्या है मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। अब आप लोग इसको हल कीजिए तो 250 का इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 ये आएगा, प्लस 5v2 आएगा बराबर 0। अब v2 बराबर क्या है 2.5, यहाँ पे माइनस आ जाएगा भाई, ये 0 बराबर की इस तरफ आएगा तो डिवाइडेड बाई 5। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.50 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेई में आया था 2014 में जब, और अभी एएलपी के सीवीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 16 देखिए, सेम प्रश्न है। लिखा है 2 किग्रा की एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली को क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना है, इसी को रिक्वायल भी बोलते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है कि m1v1, m1 का मान कितना है 30 ग्राम, इसको 1000 किलोग्राम में बदलेंगे हम तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। v1 का मान कितना है 150 मीटर पर सेकेंड। सूत्र हमने ऊपर बताया तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो अब m2 का मान कितना है 2 kg, v2 का मान क्या है ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे बचा 15। अब इसको हल करते हैं तो 15 तियाँ 45 डिवाइडेड बाई 10 बराबर -2v2 होता है। अब हमको क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 4.5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस आ जाएगा इधर वाला इधर, v2 का मान निकालना है हमको। तो अब आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो -2.25 मीटर पर सेकेंड, यह है आपका आंसर। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 17 देखिए अब आप लोग। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर।
अगर वेग परिवर्तन की दर धनात्मक है मतलब कि v2 का मान ज़्यादा है, v2 का मान ज़्यादा है मतलब कि अंतिम वेग ज़्यादा है प्रारंभिक वेग से, तो इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। ध्यान दीजिए, प्रक्षेपण का जो कोण होता है 45 डिग्री होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 45 डिग्री देख के टिक कर देना है। ज़्यादा डिस्कस इस पर हम नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखिए, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूरी और विस्थापन, अगर यहाँ पे हम विस्थापन लिख देते तो यहाँ पे क्या है, चाल की जगह पे वेग लिख देते, तो यह क्या होता है, वेग का सूत्र हो जाता है। वेग क्या है, सदिश राशि है, लेकिन चाल क्या है, अदिश राशि है। सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए मान, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक चीज़ की वैल्यू की आवश्यकता होती है, उसे मैग्नीट्यूड या अंग्रेजी में परिमाण कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय किस में है, ऑप्शन बी में सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को भाई गति नहीं कहते हैं, वेग कहते हैं। कैसे, वेग का फार्मूला होता है डेल्टा एस बाई टी, मीटर पर सेकेंड। डेल्टा एस को डेल्टा डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस तो स्पीड को शो करता है, तो आप लोग भी बराबर डी बाई टी लिखिएगा। ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने क्या है 20 क्वेश्चंस को डील किया फोर्स से रिलेटेड। इसमें कुछ वेलोसिटी के भी क्वेश्चंस को डील किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम साइंस के ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आप लोगों का साइंस का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं।